एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यदि आप किसी गेम को जीतने का इरादा रखते हैं तो आपको खेल के सभी नियमों को पहले से जान लेना चाहिए, तभी आप प्लान कर सकते हैं और लाइव गेम में अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव से इसे ट्रेड प्लान कहते हैं। कई सफल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेड प्लान को देते हैं। एक ट्रेडर के तौर पर किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको अब बताए जा रहे 5 पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए। पहला, आपके सिस्टम के मुताबिक आपका एंट्री पॉइंट कहां है। दूसरा, अगर आपका एनालिसिस गलत हो जाता है या ट्रेड सेटअप फेल हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस कहां है। तीसरा, प्रॉफिट बुक करने के लिए आपके सिस्टम के मुताबिक आपका एंटिसिपेटेड एग्जिट कहां है। चौथा, इस ट्रेंड में आप कितनी अमाउंट रिस्क करने के लिए तैयार हैं। पांचवा, अपने पूरे पोर्टफोलियो में से कितनी अमाउंट आप इस ट्रेड पर रिस्क करने के लिए तैयार हैं। हर बार ट्रेड करने से पहले इन सवालों का जवाब देने से ट्रेड प्लान करने में आपको मदद मिलेगी। ये ट्रेड प्लान हर प्रकार की ट्रेडिंग पर लागू होते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे इस प्लान को हमारे ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम के लिए डिफाइन करें। एंटी स्टॉप लॉस टारगेट। इमेज 4.1 एंट्री स्टॉप लॉस डाउन ट्रेड के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में टारगेट क्राइटेरिया। जैसा कि इमेज 4.1 में दिखाया गया है, एंट्री को ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से कुछ ही टिक ऊपर आना चाहिए। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल लो के कुछ टिक नीचे होगा। यह स्क्रिप्ट डाउन ट्रेड से ब्रेकआउट दिखा रहा है, इसलिए कोई भी टारगेट के रूप में ट्रेंड लाइन की शुरुआत या सबसे ऊपर स्विंग पर एम कर सकता है। ट्रेड को लेने का डिसीजन तभी लें जब वो मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दिखाए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको इस सेटअप को इग्नोर कर बेहतर ट्रेड सेटअप ढूंढने चाहिए। नोट, एंट्री केवल ब्रेकआउट कैंडल्स के हाई के ऊपर ही आनी चाहिए। कभी ब्रेकआउट कैंडल के हाई के नीचे न खरीदें। साथ ही ट्रेड को अवॉइड करें अगर वो पिछले दिन के हाई के 2% से ऊपर खुले, क्योंकि ये स्टॉप लॉस पॉइंट्स बढ़ाता है और ये प्रॉफिट बुकिंग को भी अट्रैक्ट कर सकता है। तब भी न खरीदें अगर वो 2% के ऊपर खुले और पिछले दिन के हाई पर वापस आ जाए, क्योंकि ये ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। इमेज 4.2 एंट्री स्टॉप लॉस साइडवेज ट्रेड के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में टारगेट क्राइटेरिया। जैसा कि इमेज 4.2 में दिखाया गया है, ब्रेकआउट कैंडल्स की ऊंचाई से कुछ ही टिक के ऊपर एंट्री आनी चाहिए। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के कुछ टिक नीचे होगा। ये स्क्रिप्ट एक साइडवेज ट्रेंड से ब्रेकआउट दिखाती है, इसलिए टारगेट के रूप में साइडवेज ट्रेंड की सेम चौड़ाई का एम रख सकता है। ट्रेड लेने का ऑप्शन केवल तभी चुनें जब ये मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड दिखाता हो। अगर ऐसा नहीं है, आपको सेटअप को इग्नोर करने और बेहतर ट्रेड सेटअप्स को ढूंढने की जरूरत है। इमेज 4.3 एंट्री स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाई के दौरान ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम में टारगेट क्राइटेरिया। इमेज 4.3 एक स्क्रिप्ट में अब तक के सारे हाइज का ब्रेकआउट दिखाता है। इस मामले में एक फिक्स्ड टारगेट को डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि अपसाइड में हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट्स नहीं है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर प्रॉफिट बुक करने का प्लान बनाया जा सकता है, या हर स्विंग लो के नीचे ट्रेल स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आप कभी नहीं जानते कि ये कितनी दूर जाएगा। इसके अलावा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर भी पार्शियल एग्जिट प्लान किया जा सकता है और बची हुई पोजीशन ट्रेल एसएल कॉन्सेप्ट से मैनेज किया जा सकता है। ट्रेल एसएल के बारे में अनकही कहानी। ये इस ट्रेडिंग सिस्टम का सबसे अहम पहलू है। ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर ट्रेडिंग सिस्टम्स में गायब है। इस सेक्शन को कई बार सुने जब तक ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में न चला जाए। इमेज 4.4 ब्रेकआउट ट्रेड का एग्जाम्पल 1। अगर आप इमेज 4.4 को देखें, हमारे पास एक क्लियर ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट कैंडल बड़ा है, क्विक टाइम, सेलिंग विक का एब्सेंस, अच्छा वॉल्यूम। ये हमारी सभी चेकलिस्ट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम कल ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से ऊपर एक बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे होगा। इमेज 4.5 ब्रेकआउट एग्जाम्पल 1 के बाद छोटे कैंडल के केस में ट्रेल एसएल। अगले दिन इसने हमारे बाय ऑर्डर को ट्रिगर किया, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करा। हालांकि
ये अपसाइड पर एक बड़ा मूव देने में फेल कर गया। याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि सेलिंग के अभाव में प्राइस को क्विक टाइम में एक बड़ा मूव देना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट रूल अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पर लागू होता है, क्योंकि स्मार्ट मनी या तो सेलिंग से एक्ट करेगा या ज्यादा बाय करने से या कुछ न करने से। अगर वो बाय करते हैं, प्राइस ऊपर जाएगा। अगर वो रिएक्ट नहीं करते, प्राइस ऊपर जाएगा या फिर वहीं रहेगा, लेकिन सेलिंग नहीं आएगी। अगर वो सेल करते हैं, प्राइस सेलिंग या फॉल दिखाएगा। लेकिन इस केस में हम ब्रेकआउट के अगले दिन एक क्लियर सेलिंग देख सकते हैं। इसलिए ओरिजिनल स्टॉप लॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि इमेज 4.5 में दिखाया गया है, करंट दिन के कैंडल के लो के नीचे ट्रेल करना बेहतर है। इमेज 4.6 एग्जांपल 1, ब्रेकआउट के बाद छोटे कैंडल के केस में रिजल्ट। ट्रेल एसएल के इस एक्शन के कारण ब्रेक इवन ट्रेड हुआ, शायद कुछ पॉइंट्स लॉस के साथ, लेकिन इससे शुरू के रिस्क अमाउंट का 90% सेव हुआ। नोट, कभी कभी प्राइस आपके ट्रेल एसएल को हिट करेगी और फिर आपके टारगेट तक पहुंचेगी। केवल इस वजह से ट्रेड एसएल कॉन्सेप्ट नहीं बदलना चाहिए। इस सिस्टम का आइडिया इनिशियल रिस्क को कम करना है। अगर प्राइस कोई संकट दिखाए और प्रॉफिट्स को क्लियर ब्रेकआउट स्क्रिप्टों के साथ राइट करना है। इमेज 4.7 एक ब्रेकआउट ट्रेड एग्जांपल 2। अगर आप इमेज 4.7 को देखें, हमारे पास एक साफ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट कैंडल बड़ा है, क्विक टाइम, सेलिंग विक का एब्सेंस, अच्छा वॉल्यूम। ये हमारी सभी चेकलिस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कल ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से ऊपर एक बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे होगा। इमेज 4.8 एग्जांपल 2, ब्रेकआउट के बाद छोटे कैंडल के केस में ट्रेल एसएल। अगले दिन इसने हमारे बाय ऑर्डर को ट्रिगर किया, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड करा, लेकिन ये ऊपर की ओर एक बड़ा मूव देने में फेल करा और डोजी कैंडल में रिजल्ट कर गया। याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि प्राइस को क्विक टाइम में सेलिंग के अभाव में बड़ा मूव देना चाहिए। इसलिए ओरिजिनल स्टॉप लॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि इमेज 4.8 में दिखाया गया है, करंटली डे कैंडल के लो से नीचे ट्रेल करना बेहतर है। इमेज 4.9 एग्जांपल 2, ब्रेकआउट के बाद छोटे कैंडल के केस में रिजल्ट। हालांकि इस बार प्राइस ने ट्रेल एसएल को हिट नहीं करा और ऊपर चली गई। सबसे खराब स्थिति में स्मार्ट मनी ब्रेकआउट के बाद 2-3 दिनों के अंदर अपना रिएक्शन दिखाएगा। इस तरह हम शुरुआती रिस्क को कम करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। इमेज 4.10 एक ब्रेकआउट ट्रेड एग्जांपल 3। अगर आप इमेज 4.10 को देखें, हमारे पास एक साफ ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ट्रेड है। ब्रेकआउट कैंडल बड़ा है, क्विक टाइम, सेलिंग विक का एब्सेंस, अच्छा वॉल्यूम। ये हमारी सभी चेकलिस्ट को सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम कल ब्रेकआउट कैंडल की ऊंचाई से ऊपर एक बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यदि ट्रिगर किया जाता है तो स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो से नीचे होगा। इमेज 4.11 एग्जांपल 3, ब्रेकआउट के बाद छोटे कैंडल के केस में ट्रेल एसएल। अगले दिन इसने हमारे बाय ऑर्डर को ट्रिगर किया, क्योंकि प्राइस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड किया। हालांकि ये सिर्फ थोड़ा ही ऊपर की ओर बढ़ा और छोटे बियरिश कैंडल में रिजल्ट कर गया। याद रखें, ब्रेकआउट के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है कि सेलिंग के अभाव में प्राइस को क्विक टाइम में एक बड़ा मूव देना चाहिए। इसलिए ओरिजिनल स्टॉप लॉस को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि इमेज 4.11 में दिखाया गया है, करंट डे कैंडल के लो से नीचे ट्रेल करना बेहतर है। इमेज 4.12 ब्रेकआउट एग्जांपल 3 के बाद छोटे कैंडल के केस में रिजल्ट। इस बार भी प्राइस ने ट्रेल एसएल को हिट नहीं करा और तुरंत ही ऊपर चला गया। नोट, मैं इस कॉन्सेप्ट के कई एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 सिचुएशन मेरी बात समझाने के लिए काफी हैं। ब्रेकआउट दिखाने के बाद शायद ही कभी प्राइस बड़ी सेलिंग देखता है। ज्यादातर मामलों में ये तुरंत संभल कर अप साइड जाएगा या साइडवेज मोड में चला जाएगा और फिर अप साइड जाएगा या धीमा हो जाएगा और फिर गिर जाएगा। मैं हमारे नुकसान को 75 से 90% से कम करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो ऊपर की ओर एक बड़ा मूव देने में फेल कर जाता है, अपने एग्जिट को अगले लेवल पर कैसे ले जाएं? मैं एक बार फिर दोहराता हूं
केवल एंट्री और एग्जिट आपके ट्रेड के भाग्य का फैसला करते हैं। आपकी रेप्यूटेशन, अनुभव और क्वालिफिकेशन का इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैंने देखा है कि कई ट्रेडर्स एंट्री के बारे में जल्दी सीखते हैं, परंतु जब एग्जिट की बात आती है तो वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हर बार एग्जिट आपको बताएगा कि आपने प्रॉफिट कमाया या लॉस। दोनों ही मामलों में ये कई इमोशंस को ट्रिगर करता है, इसलिए एग्जिट के लिए एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। मैं आपको एग्जिट मैनेज करने के लिए आगे 2 स्टेप्स सजेस्ट करता हूं। स्टेप 1, प्लान के मुताबिक इमेज 4.1, 4.2 और 4.3 लाइन से एक डाउन ट्रेड के लिए साइडवेज और ऑल टाइम हाई टारगेट लेवल पर 100% पोजीशन से एग्जिट करें। कुछ महीनों के लिए आगे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें जब तक कि आप अपने मौजूदा ट्रेडों को मैनेज नहीं कर सकते। इस मेथड में कई एक्टिविटीज शामिल हैं। हर दिन ब्रेकआउट स्क्रिप्ट खोजें। अगले दिन के लिए केवल 2-3 स्क्रिप्टों को शॉर्टलिस्ट करें। किसी भी ट्रेडिंग के दिन पर 3 से अधिक स्क्रिप्ट रखने की कोशिश न करें। अगले दिन जब मार्केट खुलती है तो सभी स्क्रिप्टों के लिए ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर एक SLM बाय ऑर्डर दें। अगर ये छोटे गैप 2% से कम से खुलता है तब आप मार्केट ऑर्डर पर खरीद सकते हैं। यदि आपने खरीदा है तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे एक स्टॉप लॉस ऑर्डर रखें। फिर से मार्केट आवर्स के बाद ब्रेकआउट स्क्रिप्टों की खोज करें। अगले दिन जब मार्केट खुले मौजूदा पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस रखें। फिर आप किसी भी नए स्क्रिप्ट के लिए SLM बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यदि आपको ब्रेकआउट के बाद एक छोटी कैंडल या सेलिंग कैंडल मिलती है तो अपने SL को ब्रेकआउट कैंडल के निचले हिस्से से अगले दिन के कैंडल के निचले हिस्से तक ट्रेल करें। इमेज 4.4 से 4.12। जब प्राइस आपके टारगेट तक पहुंच जाए तो या तो मैन्युअली एग्जिट करें या आप टारगेट लेवल पर पोजीशन को बंद करने के लिए लिमिट सेल ऑर्डर दे सकते हैं। एक ट्रेनिंग जर्नल बनाए रखें। अपने सभी ट्रेड यहां लिखें। फेल्ड ट्रेडों को एनालाइज करें। पूरे प्रोसेस को दोहराएं। स्टेप 2, इस प्रोसेस से फैमिलियर होने के बाद ही आप इस स्टेप को लागू करने का प्लान बना सकते हैं। इसमें वे सभी प्रोसीजर्स शामिल हैं जिनके बारे में स्टेप 1 में बताया गया है। केवल नई बात यह है कि टारगेट पर 100% पोजीशन से एग्जिट करने के बजाय टारगेट पर केवल 75% पोजीशन ही एग्जिट करें। बचे हुए 25% को टारगेट डे कैंडल के नीचे या किसी भी स्विंग लो के नीचे ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ आगे ले जाएं। कई बार ये ब्रेकआउट स्क्रिप्ट क्रेजी की तरह चलती हैं और पोजीशन का 25% ऐसे एक ट्रेड में आपके 25 ट्रेडों के नुकसान को ऑब्जर्व करने का पोटेंशियल रखता है। इमेज 4.13 पार्शियल आंशिक एग्जिट एग्जांपल 1। ये इमेज पार्शियल एग्जिट की शक्ति के बारे में सब कुछ बताती है। यदि आप हर एक स्विंग के निचले स्तर के नीचे ट्रेल SL कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट बनाने को मिलेगा। इमेज 4.14 पार्शियल आंशिक एग्जिट एग्जांपल 2। इमेज 4.14 पार्शियल एग्जिट की वही कहानी समझाता है। ये आपके 25% पोजीशन के लिए आपके ओरिजिनल रिस्क का 5-6 टाइम्स रिटर्न देता है। इमेज 4.15 पार्शियल यानी आंशिक एग्जिट एग्जांपल 3। इमेज 4.15 पार्शियल एग्जिट की एक और कहानी समझाता है। ये आपके 25% पोजीशन के लिए आपके ओरिजिनल रिस्क का 8 से 10 टाइम्स रिटर्न देता है। मुझे आशा है कि इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आप पार्शियल एग्जिट की पावर को समझ गए होंगे। कैसे मैंने ट्रेडिंग में पैसा गंवाना बंद किया। मैं अब आप सभी के लिए एक शॉकिंग खबर का खुलासा करने जा रहा हूं। अब तक आपने जो कुछ भी सीखा है वो सफल ट्रेडिंग का केवल 10% है। क्या आप ये सुनकर चौंक गए हैं? खैर, ये एक पक्की बात है, क्योंकि कोई भी एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकता है जिसमें सही एफिशिएंसी और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो। बल्कि यदि आप इसे गूगल करते हैं तो आपको बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम मिलते हैं। हालांकि रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट सफल ट्रेडिंग की पहली रिक्वायरमेंट है। ये 2 अहम प्रश्न उठाता है। पहला, प्रति ट्रेड कितना डिप्लॉय या रिस्क करें। दूसरा, टोटल कैपिटल का कितना % किसी भी समय ट्रेडों में लगाया जाना चाहिए। प्रति ट्रेड कितना डिप्लॉय या रिस्क करें। मैं इसके लिए एक सरल तकनीक सजेस्ट करता हूं। एक ट्रेड के लिए रिस्क की परवाह किए बिना अपने कैपिटल यानी पूंजी का केवल 10% उपयोग करें। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास अपने कैपिटल के रूप में 1 लाख रुपए हैं
और यदि आप एक स्क्रिप्ट ABC को चुनते हैं तो मान लें कि आपका एंट्री प्राइस 100 रुपए है, तो आपके कैपिटल का 10% 10,000 रुपए है, तो आप 10,000 बटा 100 बराबर 100 शेयर खरीद सकते हैं। इस अप्रोच को यूज करते हुए प्रति ट्रेड आपका पूरा कैपिटल प्रतिशत रिस्क 0.5% से 2% के बीच रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना गहरा है, जो ठीक है। कुछ लोग प्रति ट्रेड आपके कैपिटल का केवल 1 से 2% रिस्क करने का सुझाव देते हैं और वे कैपिटल पर ऊपरी सीमा नहीं लगाते हैं। ये कुछ कंफ्यूजन लगता है और आप अधिक ट्रेडों का ऑप्शन नहीं चुन पाएंगे। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लें कि आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है। आप प्रति ट्रेड अपने कैपिटल का 2% रिस्क लेने का प्लान बना रहे हैं, जो कि 2,000 रुपए प्रति ट्रेड हुआ। आपने एक स्क्रिप्ट XYZ 1,000 पर एंट्री और 990 पर SL शॉर्ट लिस्ट की थी, तो खरीदने के शेयरों की टोटल नंबर बराबर 2,000 रुपए बटा 10 बराबर 200 शेयर। 200 शेयर खरीदने के लिए आवश्यक कैपिटल 200 गुना 1,000 रुपए बराबर 2 लाख रुपए। लेकिन आपके पास 2 लाख रुपए कैपिटल अपने अकाउंट में नहीं है क्या? तो आसान तरीका यह है कि अपने कैपिटल का केवल 10% एक ट्रेड पर लगाया जाए। कुल कैपिटल का कितना प्रतिशत किसी भी समय ट्रेडों में लगाया जाना चाहिए, ये $1 मिलियन का सवाल है। मुझे लगता है कि कोई भी इस प्रश्न का उत्तर 100% एक्यूरेसी या किसी फार्मूला के तहत नहीं दे सकता है। ये कहना आसान है, अब ट्रेंड में कैपिटल का 100% लगा दें, केवल 50% साइडवेज ट्रेड में और डाउन ट्रेड में कैश रोक कर बैठें। हालांकि इसे लागू करना एक असली प्रैक्टिकल समस्या है। मेरे पास नए ट्रेडर्स के लिए एक सिंपल सुझाव है। जब तक आप मार्केट के सभी ट्रेंड जैसे अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड और रैंडम का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक ट्रेडों पर अपने कैपिटल के 50% से ज्यादा न लगाएं। दूसरे शब्दों में, आपको मार्केट की किसी भी स्थिति में 5 से अधिक ट्रेड नहीं करने चाहिए। विनिंग ट्रेड्स पर पोजीशन के बचे 25% को छोड़कर, क्योंकि आपने पहले ही इन ट्रेडों के साथ 75% पोजीशन के लिए प्रॉफिट कमाया है। एक बार जब आप इस स्टेज को पार कर लेते हैं, तो अपने आप ही आपको बाजार की कंडीशंस के हिसाब से लगाए हुए कैपिटल को बढ़ाने या घटाने की नॉलेज मिल जाएगी। क्यों स्मार्ट लोग भी मार्केट कंडीशंस के झांसे में आ जाते हैं। जब मैं सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम कर रहा था, तब मेरा एक साथी था, उसका नाम सूरज है। प्राइवेसी की वजह से नाम बदल दिया है और उसने जो कुछ भी किया उसमें वो तेज था, वो स्मार्ट था और काफी अच्छे आइडियाज लेकर आता था। और इनफैक्ट उसने ही मुझे 1 दशक पहले शेयर बाजार के बारे में बताया था। वो एक अचीवर था, चाहे वो करियर हो या ऑफिस के बाहर खुद के काम। जब उसने ट्रेडिंग में छलांग लगाई तो उसके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का एक मजबूत सिस्टम था। इसके बावजूद भी ट्रेडिंग में फेल्ड रहा। मैं कुछ साल यही सोचता रहा कि वो ट्रेडिंग में क्यों असफल रहा, साथ ही इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि उसके फेलियर ने उन दिनों मेरे मन में डर पैदा कर दिया था। शायद जब सूरज जैसा इंटेलिजेंट इंसान ट्रेडिंग में फेल हो सकता है, तो मुझे लगा कि मैं ये खेल कभी नहीं जीत सकता। हालांकि कई सालों के एनालिसिस के बाद मुझे उसके फेलियर के रीजंस का एहसास हुआ, जिसे मैं इस सेशन में अवेयरनेस की तरह प्रेजेंट करूंगा। इमेज 4.16 मार्केट के 4 स्टेज। जैसा कि इमेज 4.16 में दिखाया गया है, मार्केट के 4 स्टेज हैं। हर ट्रेडिंग सिस्टम लेआउट के इन 4 स्टेज में अलग रिजल्ट होते हैं। एक ट्रेडर को किसी विशेष ट्रेडिंग सिस्टम के साथ इन सभी मार्केट कंडीशंस का सामना करना होता है। जैसा कि अभी बताया गया, एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम मार्केट की 2-3 स्टेजेस में बेहतर आउटकम दे सकता है। इसलिए अगर कोई ट्रेडर ऐसा अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम इस्तेमाल कर भी ले, उसे ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट स्टेज सिस्टम के फेवर में ना हो, तब सिस्टम को कैसे हैंडल करना है। उसे सीखना चाहिए कि बाजार के ऐसे स्टेज में ट्रेंडों से कैसे बचें या रिस्क को कैसे कम करें। इसके बिना ट्रेडर पूरी तरह से ट्रेडिंग नहीं सीख पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम है, तो ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के साथ अच्छी तरह से काम करता है। ये और ट्रेड्स नहीं देता है और साइडवेज ट्रेंड और अलग अलग मार्केट कंडीशंस में रिजल्ट कर जाता है। सूरज ने भी ऐसी ही गलती की थी। उसने बहुत सारी स्टडीज और बैक टेस्टिंग के साथ पहले एक ट्रेडिंग सिस्टम को चुना। ये कुछ समय के लिए ठीक काम किया। जब बाजार की कंडीशंस बदली तो ये और ट्रेड नहीं जनरेट कर रहा था। उसी ट्रेडिंग सिस्टम को ही यूज करते रहने की बजाय सूरज ने एक और ट्रेडिंग सिस्टम को ढूंढा
इसने कुछ समय तक काम किया और बाद में वही कहानी जारी रही। आखिर में उसने हार मान ली। अब बताओ, क्या आप वही गलती करना चाहते हैं? आशा करता हूं ऐसा नहीं है। फिर मैं पहले से कह रहा हूं कि ब्रेकआउट सिस्टम के साथ सफलता का स्वाद चखने के लिए आपको बाजार के बताए 4 स्टेजेस के साथ प्रोसेस से लगे रहने की जरूरत है। बाजार के चारों स्टेजेस का सामना करने के लिए आपको कितना समय चाहिए? मेरा जवाब है मुझे नहीं पता, क्योंकि बाजार मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसने कभी 1 साल के अंदर ही इन सभी अलग अलग कंडीशंस को दिखाया है और कभी कभी 3-4 साल लग जाते हैं। इसलिए हम इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग सिस्टम से कुछ सक्सेस पाने के लिए लगभग 2 सालों का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन मैं ब्रेकआउट सिस्टम की कुछ फीचर्स दे सकता हूं, केवल लॉन्ग ट्रेडों को ध्यान में रखते हुए। अब ट्रेंड में आपको हर दिन बहुत सारी स्क्रिप्ट मिलती है और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साइडवेज ट्रेंड में आपको ट्रेडों का ठीक ठाक नंबर मिलता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। डाउन ट्रेड में आपको ज्यादा नंबर में ट्रेड नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अधिक संख्या में ट्रेड ब्रेक इवन पर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। ब्रेकआउट के बाद एक छोटे या सेलिंग कैंडल के मामले में मेरी ट्रेल एसएल प्लान को याद करें। रैंडम मार्केट स्थितियों में रिजल्ट के गारंटी नहीं होती। कुछ दिनों पर आपको कोई ट्रेड नहीं मिलता है। कभी कभी प्राइस उसी दिन आपके टारगेट तक पहुंच जाता है। कुछ मामलों में आप स्टॉप लॉस लेते हैं। हमें अपने रूल्स के बारे में रिजिड होना चाहिए और बाजार से हमारी उम्मीदों के बारे में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि हम अपनी उम्मीदों के प्रति रिजिड हैं, लेकिन अपने नियमों के प्रति फ्लेक्सिबल हैं। कृपया इसे ध्यान में रखें। समरी: अपने सभी ट्रेडों को ट्रैक करने और ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए ट्रेड प्लान का होना जरूरी है। इस सिस्टम में एंट्री को ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर से आना चाहिए। इस सिस्टम में स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे होगा। डाउन ट्रेंड में टारगेट के रूप में ट्रेंड लाइन के बिगिनिंग पॉइंट को टारगेट कर सकते हैं। साइडवेज में ट्रेंड उसी चौड़ाई को टारगेट और अप ट्रेंड में ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं। आपको अपने एसएल को ट्रेल करना चाहिए जब ब्रेकआउट दिन के ठीक बाद छोटी या सेलिंग कैंडल हो। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप टारगेट पर केवल 75% पोजीशन से बाहर निकलने का प्लान बना सकते हैं और बचे 25% को टारगेट कैंडल लो के साथ स्टॉप लॉस के रूप में ले जा सकते हैं। हर ट्रेड में अपने कैपिटल का केवल 10% लगाएं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो किसी भी समय अपने कैपिटल के 50% से अधिक न लगाएं। सफलता का स्वाद चखने के लिए मार्केट के सभी 4 स्टेज में इस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर टॉप 10 सवाल जवाब। जब भी मैं किसी ग्रुप को यह सिस्टम समझाता हूं तो मुझे बहुत सारे सवाल मिलते हैं और उनमें कई सवाल बार बार आते हैं। मैंने टॉप 10 सवालों और मेरे जवाबों को यहाँ लिस्ट किया है, क्योंकि यदि आपके भी यही सवाल हैं तो ये आपकी सहायता करेगा। सवाल नंबर 1, क्या हम इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं? सीधा जवाब है नहीं। ये ट्रेडिंग सिस्टम विशेष रूप से भारतीय रिटेल ट्रेडर्स के लिए डिजाइन की गई है, जिनके पास छोटा कैपिटल है। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय बाजार की कंडीशंस में हम अगले कुछ दिनों के लिए इक्विटी में अपने छोटे ट्रेड्स नहीं कर सकते हैं। पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए हमें फ्यूचर्स या ऑप्शंस को देखना चाहिए। एक छोटे ट्रेड कैपिटल के साथ फ्यूचर्स या ऑप्शंस में पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड लेना एक खराब आइडिया है। इसलिए यदि आप छोटे कैपिटल वाले रिटेल व्यापारी हैं तो इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके शॉर्ट ट्रेड न ढूंढें। प्रश्न नंबर 2, क्या हम इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का उपयोग करके F&O में ट्रेड कर सकते हैं? फ्यूचर्स या ऑप्शंस में फिर से ट्रेड करना रिस्क मैनेजमेंट और वोलेटिलिटी के पर्सपेक्टिव से एक अलग खेल है। मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शंस को अवॉइड करें, क्योंकि आपको और चीजों में महारत हासिल करने की जरूरत है, जैसे कि एक्सपायरी का समय, वोलेटिलिटी फैक्टर्स आदि। फ्यूचर्स के साथ ये आपके कैपिटल पर डिपेंड करता है। यदि प्रति ट्रेड लगाई गई रकम आपके कैपिटल के 10% के अंदर है तो ये ठीक होना चाहिए। हालांकि आपको 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। एक, गैप डाउन सिनेरियो में हर ट्रेड में रिस्क प्रतिशत काफी अलग हो सकता है। दूसरे शब्दों में, एक बड़ा गैप डाउन ओपन होने की स्थिति में आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। 2, आप शायद टारगेट पर पार्शियल एग्जिट न कर पाएं, क्योंकि आप शायद सिर्फ एक लॉट खरीदें। फिर से, इसलिए यदि आप छोटे कैपिटल वाले रिटेल व्यापारी हैं तो इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके
फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड न ढूंढें। प्रश्न नंबर 3, क्या हम ब्रेकआउट कैंडल हाई के पहले खरीद सकते हैं? एनालिसिस एक पहलू है और मार्केट से कंफर्मेशन बिल्कुल दूसरा पहलू है। हमें अपना ट्रेड शुरू करने के लिए हमेशा मार्केट से कंफर्मेशन की तलाश करनी चाहिए। इस सिस्टम के साथ स्मार्ट मनी इंटेंशन का कंफर्मेशन तभी होगा जब प्राइस ब्रेकआउट कैंडल हाई को तोड़ देगा। इसलिए प्राइस के ब्रेकआउट कैंडल हाई को तोड़ने से पहले ट्रेड शुरू करना अच्छा आइडिया नहीं है। प्रश्न नंबर 4, क्या हम इस कॉन्सेप्ट के लिए और कैपिटल लगा सकते हैं? मान लीजिए आपके पास एक दोस्त है जिसे मारुति स्विफ्ट गाड़ी चलानी नहीं आती है। अब आपने एक नई ऑडी Q3 गाड़ी खरीद ली। आपका दोस्त इस बात पर जोर डालता है कि ये गाड़ी वो चलाएगा। क्या आप उसे गाड़ी की चाबी देते हैं? मुझे यकीन है आप उसे गाड़ी की चाबी दिखाएंगे तक नहीं। इसी तरह भले ही आपके पास बहुत कैपिटल हो, इस कॉन्सेप्ट को छोटे कैपिटल के लिए लागू करना शुरू करें। एक बार जब आप इस सिस्टम के साथ मार्केट के सभी 4 स्टेजेस को पार कर लेते हैं और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तभी आप ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए क्या हम 5 से ज्यादा ट्रेड्स ले सकते हैं? यदि आप एक बिगिनर हैं तो किसी भी समय अपने कैपिटल के 50% से ज्यादा न लगाएं। दूसरे शब्दों में, आप किसी भी समय केवल 5 ट्रेड कर सकते हैं। एक बार जब आप इस सिस्टम के साथ बाजार के सभी 4 स्टेज को पार कर लेते हैं तो आप अपने आप ही मार्केट कंडीशंस के आधार पर और कैपिटल लगाना सीख जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, क्या मैं प्रति ट्रेड कैपिटल के 10% से ज्यादा लगा सकता हूँ? खेल में बने रहना हमेशा सब कुछ खोने और खेल से बाहर निकल जाने से ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए किसी भी ट्रेड पर अपने कैपिटल के 10% से अधिक पैसा लगाना एक अच्छा आइडिया नहीं है। प्रश्न नंबर 7, इस ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के लिए ट्रेल एसएल कैसे करें? एग्जीक्यूशन के नजरिए से ये एक बहुत अच्छा सवाल है। आप बताए जा रहे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। एक बार जब आपका ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर बाय ऑर्डर ट्रिगर हो तो तुरंत ब्रेकआउट कैंडल के नीचे एक एसएल रखें। 2, ब्रेकआउट कैंडल के ठीक अगले दिन अगर आपको छोटा कैंडल मिले तो उस दिन के लो के नीचे एसएल ट्रेल करें। 3, मान लीजिए कि आपको ऊपर की तरफ एक और बड़ा कैंडल मिले तो आप उस कैंडल के लो के नीचे भी अपना एसएल ट्रेल कर सकते हैं। इन दोनों ही केस में 2 और 3 ये एक ब्रेक इवन ट्रेड होगा ज्यादातर केस में और आपको नुकसान की चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा इमेज 5.2 में दिखाया है। 4, 2-3 दिनों के बाद अगर आपको सिग्निफिकेंट सेलिंग जैसे कि बेयरिश एंगल्फिंग या बड़ा सेलिंग पिन बार दिखता है, तब आप एसएल को कैंडल के लो के नीचे से ट्रेल कर सकते हैं, जैसा इमेज 5.2 में दिखाया गया है। 6, बाकी सारे केस में आप अगले स्विंग लो के नीचे से एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। ये नोट करें कि शायद ही आपको अगला स्विंग लो मिलता है, क्योंकि इस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का